नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारी आंखों के ठीक सामने होती है, लेकिन अक्सर हमें उसका अंदाजा तक नहीं होता। हम बात कर रहे हैं साधारण सी दिखने वाले धूल में छिपे एक बेहद सूक्ष्म खतरे की। जरा सोचिए, क्या फर्श पर सिर्फ झाड़ू लगाने से जान पर बन सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? किसी पुराने बंद पड़े केबिन या धूल भरे गैराज की सफाई करना तो एक आम सा काम है। लेकिन अगर धूल के किसी गलत ढेर को छेड़ दिया जाए तो हंटा वायरस नाम का एक बेहद खतरनाक पैथोजन हवा में फैल सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस गंभीर बीमारी के पूरे विज्ञान को डिकोड करेंगे और इसके साथ ही सीडीसी के कुछ बेहद असरदार और प्रैक्टिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी जानेंगे। हमारे आज के मुख्य बिंदु हैं: पहला, धूल में छिपा खतरा; दूसरा, हंटा वायरस बनाम फ्लू; तीसरा, रिकवरी का रास्ता; चौथा, इसे फैलाने वाले चूहों की पहचान; और अंत में सील, ट्रैप और क्लीन की रणनीति। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, धूल में छिपा खतरा। होता क्या है कि इंसान इस वायरस के संपर्क में तब आते हैं जब वे चूहों के सूखे हुए मल, मूत्र या लार के कणों को सांस के जरिए अंदर खींच लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, डेड एंड होस्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सर्दी जुकाम या आम वायरल फीवर के विपरीत ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बिल्कुल नहीं फैलता। यानी इंसान संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन वे इसे आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, हंटा वायरस बनाम फ्लू। इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ही यही है कि यह शुरुआत में बहुत बड़ा धोखा देता है। इसी वजह से शुरुआती डायग्नोसिस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम इसके शुरुआती लक्षणों को देखें तो पहले कुछ दिनों तक हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी एचपीएस और आम सीजनल फ्लू में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन है। दोनों में ही बुखार, मांसपेशियों में भयंकर दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। जब तक डॉक्टर को ये ना बताया जाए कि मरीज हाल ही में चूहों या बहुत ज़्यादा धूल वाली किसी जगह के संपर्क में आया था, तब तक असली बीमारी को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो बीमारी के पहले 1 से 5 दिन काफ़ी हल्के लग सकते हैं, लेकिन असली खेल तब पलटता है जब कार्डियोपल्मोनरी फेज शुरू होता है। इस दौरान हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। इसका नतीजा, फेफड़ों में पानी भर जाना, कार्डियोजेनिक शॉक और सांस लेने में गंभीर तकलीफ। इसके बाद रिकवरी का फेज आता है, जो कुछ महीनों से लेकर 2 साल तक का लंबा वक्त ले सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये तेजी से बिगड़ती हालत कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है। इस बीमारी का मृत्यु दर यानी केस फैटेलिटी रेट चौंकाने वाला है, लगभग 30 से 60%। ये कोई आम बुखार नहीं है, बल्कि सच में एक जानलेवा स्थिति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, रिकवरी का रास्ता। देखते हैं कि जो लोग इस गंभीर संक्रमण से बच जाते हैं, उनके बारे में डेटा क्या कहता है। डॉक्टर D.N. गुड की एक काफ़ी चर्चित रिसर्च स्टडी है, जिसने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसमें देखा गया कि संक्रमण के 5 साल बाद भी लोगों में फेफड़ों की लंबी समस्याएं और बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है। डेटा पे नज़र डालें तो 79% मामलों में स्मॉल एयरवे फ्लो कम हो गया और 66% में ऑक्सीजन डिफ्यूजन की क्षमता घट गई। और हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा उन लोगों में भी देखा गया जो इस बीमारी से पहले बिल्कुल फिट और स्वस्थ थे। सर्वाइवर्स में एक और हैरान करने वाला असर दिखा, संक्रमण के काफी समय बाद प्रोटीनयूरिया का होना। इसका मतलब है यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन आना। ये आमतौर पर इन्फेक्शन के 1 साल बाद शुरू होता है और समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये वायरस किडनी पर भी लंबे समय तक ऐसा असर डालता है जिसकी शुरुआत में कोई उम्मीद भी नहीं करता। अब बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, इसे फैलाने वाले चूहों की पहचान। यह हिस्सा वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम उन खास प्रजातियों को जानेंगे जो अमेरिका में इसके संक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं। मजे की बात यह है कि चूहों को खुद इस वायरस से कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन डियर माउस और राइस रैट जैसी प्रजातियां इस पैथोजन की मुख्य वाहक हैं। ये देखने में बिल्कुल हमारे आसपास घूमने वाले आम चूहों जैसे ही लगते हैं। इनके साथ साथ कॉटन रैट और सफ़ेद पैरों वाले चूहे यानी व्हाइट फुटेड माउस भी इसके आम कैरियर्स हैं। क्योंकि ये सब देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, इसलिए ये तय करना नामुमकिन है कि कौन सा चूहा संक्रमित है। इसी वजह से ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सभी जंगली चूहों को एक संभावित स्वास्थ्य जोखिम ही माना जाए। अब इन मेडिकल रिस्क से हटकर समाधान की बात करते हैं। सेक्शन 5, सील, ट्रैप और क्लीन। ये समय है ऑफिशियल प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज को समझने का।
सीडीसी ने घरों को सुरक्षित रखने और इस खतरे को कम करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये 3 आसान कदम हैं: सील अप, ट्रैप अप और क्लीन अप। सील अप का सीधा सा मतलब है कि घर के अंदर और बाहर मौजूद उन सभी दरारों या छेदों को ढूंढना और उन्हें स्टील वूल या सीमेंट से बंद करना। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक चूहा एक साधारण पेंसिल जितनी चौड़ाई वाले छोटे से छेद से भी आसानी से अंदर घुस सकता है। इसलिए कैबिनेट्स के अंदर, अलमारियों में और अप्लायंसेस के आसपास बहुत बारीकी से जांच करनी चाहिए। जब बात ट्रैपिंग की आती है तो हमेशा स्नैप ट्रैप या जहर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ग्लू ट्रैप या चूहों को जिंदा पकड़ने वाले पिंजरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चूहे इन जालों में फंसते हैं तो वे बुरी तरह डर जाते हैं और इसी डर में वो यूरिन पास कर देते हैं। नतीजा, वायरस के कण हवा और वातावरण में और भी ज्यादा फैल जाते हैं। और अब सबसे जरूरी लेकिन शायद थोड़ा अजीब लगने वाला नियम: सफाई करते समय कभी भी झाड़ू या वैक्यूम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करते ही वायरस हवा में उड़ने लगता है। इसके बजाय सबसे पहले प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनें और उस जगह को किसी डिसइंफेक्टेंट या ब्लीच के घोल से अच्छी तरह गीला कर लें। यह बिल्कुल सही तकनीक को दर्शाता है। चूहों की गंदगी पर ब्लीच का मिश्रण डालें और उसे पूरे 5 मिनट तक ऐसे ही भीगने दें। इस 5 मिनट में वायरस पूरी तरह बेअसर हो जाता है। उसके बाद डिस्पोजेबल पेपर टॉवल से सावधानी से पोंछकर उसे सीधा फेंक दें। वैसे वेट क्लीनिंग का ये प्रोटोकॉल सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं है। अगर कोई बंद पड़ा वाहन, शेड या केबिन है तो सफाई से पहले उसे कम से कम 20 मिनट के लिए खोलकर छोड़ दें ताकि ताज़ी हवा आ सके। ये छोटी सी सावधानी एक साधारण सी साफ सफाई को एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी बनने से रोक सकती है। तो अगली बार जब किसी पुरानी बंद जगह की सफाई का विचार आए तो क्या इस छिपी हुई धूल को देखने का नजरिया बदलेगा? हंटा वायरस की सही जानकारी और सुरक्षा के इन तरीकों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति इस अदृश्य खतरे को काम शुरू होने से पहले ही पूरी तरह खत्म कर सकता है, क्योंकि सच यही है कि सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।